महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। एमपी में बुधनी और विजयपुर विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, जिसके बाद एमपी में एक बार फिर से चुनावी बिसात बिछना शुरू हो गई है। साथ ही बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर जीत का दावा किया, साथ ही वोट खरीदने के आरोप भी कांग्रेस ने लगाए हैं। बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने दोनों ही सीटों पर ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। इसी पर होगी महाडिबेट, रिपोर्ट देखिए। फिर बज गया बिगुल, अब उपचुनाव का शोरगुल। पैसे ले लेके दौड़ेंगे। बीजेपी का और राम निवासी का प्लान है कि 5,000 रुपया। जो व्यक्ति आपको पैसे दे रहा है वो सरसों बेच के नहीं लाया, वो पैसा तुम्हारा है। पैसा भी लो और वोट पन्ने को दो। कांग्रेस पार्टी की यही मानसिकता है कि वह वोटर को इस बात की अपेक्षा करते हैं कि वह पैसे लेकर के वोट देगा, और स्वाभाविक तौर पर अपने स्वयं के विवेक पर प्रश्न लगाने वाले ऐसे कांग्रेसी नेताओं को सबक सिखाने का काम मध्य प्रदेश की जनता उपचुनावों में पुनः करने जा रही है। चुनाव का महासमर किसके साथ लहर? 2 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पार्टी पूरी तरह मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं में था। अब उम्मीदवार की घोषणा आपको शीघ्र हो जाएगी। जनता करेगी तय, इस बार किसकी विजय? जयपुर के अंदर भी जीत का इतिहास बनेगा और बुधनी के अंदर तो इतिहास है ही, इसलिए मध्य प्रदेश में हम दोनों सीटें बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीतेंगे। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से चुनाव का घमासान शुरू हो गया है। उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। साथ ही वार पलटवार भी शुरू हो गया है। कांग्रेस को जीत की तलाश है तो बीजेपी इतिहास बनाने की बात कह रही है, लेकिन तय जनता को करना है। आखिर उपचुनाव में किसका देगी साथ? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट। उपचुनाव में कांग्रेस जीत की आस को पूरा करना चाहेगी, क्योंकि विधानसभा, लोकसभा और उसके बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में इस बार क्या कांग्रेस को जीत मिलेगी या फिर बीजेपी पर जनता भरोसा करेगी? आज इसी पर महाडिबेट। किन सवालों पर फोकस रहेगा, उन सवालों पर डालते हैं नजर। पहला सवाल रहेगा, उपचुनाव की जंग में किसे सफलता, रणनीति या बयानों से होगी जीत? क्योंकि रणनीति पर भी काम हो रहा है, बयानों का दौर भी अब तेज हो गया है। जनता का भरोसा इस बार किस पर, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता है अवनीश बुंदेला जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है ब्रजगोपाल लोया जी, अखिलेश भदौरिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आलोक वत्स जी बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजगोपाल लोया जी, क्या तैयारी है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी चुनाव के लिए हमेशा है, और इसलिए है क्योंकि हम जब एक चुनाव समाप्त करते हैं, अगले चुनाव के लिए सत्ता को और संगठन को, दोनों को उसके लिए तैयार करते हैं। एक बात बड़ा स्पष्ट है कि घोषणा पत्र हम जब लाते हैं चुनाव के पूर्व, उस घोषणा पत्र पे उसी दिन से काम करते हैं। तो इसलिए विकास की जो जिम्मेवारी सरकार की है उसे पूरा करना काम है। दूसरी बात, जो संगठन के स्तर की तैयारी की बात आप कर रहे हैं, तो 64,500 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हमेशा है मध्य प्रदेश में। और अभी तो हम सदस्यता अभियान चला रहे हैं, जिसके दूसरे चरण का आज अंतिम दिन है। उसके माध्यम से हम अपनी विचारधारा को भी आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी पार्टी के कुनबे को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं है। और खास तौर से जहां तक बुधनी का सवाल है, तो बुधनी हम अभी 2024 में 1.5 लाख से जीते थे और 2023 में 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। तो लगातार 1990 से लेकर आज तक जो रिकॉर्ड है हमारा बुधनी में वो। और दूसरी बात, वहां रामनिवास रावत जी के आने के बाद पूरे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हुई है, और माननीय सिंधिया जी का मार्गदर्शन है, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह बिल्कुल कंफर्टेबल स्थिति में है। मैं नहीं समझता हूं कि संगठन या सरकार के स्तर पर कोई ऐसा काम है जो हमें चुनाव में पीछे खींचे। नहीं तो हम तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है और नया इतिहास बनाएंगे मध्य प्रदेश में। ठीक है, अवनीश बुंदेला जी, वो तो कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, हमारे लिए कहीं भी कोई खतरा नहीं है और नया इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। कांग्रेस पार्टी की जो मध्य प्रदेश में तैयारियां हैं, उनसे ज्यादा चर्चाओं में आज एक तस्वीर है जो दिल्ली में ली गई
राहुल गांधी और कमलनाथ की मुलाकात की। देखिए अपर्णा जी, आज राहुल जी और कमलनाथ जी की मुलाकात वास्तव में बड़ी सुखद और अच्छी मुलाकात रही। लगभग 2 घंटे कमलनाथ जी के निवास पर राहुल गांधी जी रहे, भोजन भी किया, कई विषयों पर चर्चा हुई। खैर, आज का विषय पर हम आते हैं अपर्णा जी। तो आज के विषय की सबसे पहले मैं अगर बात करूं, देखिए तैयारियों की अगर भाजपा दम भर रही, तो जो भाजपा कहती एक देश एक चुनाव, एक देश एक निशान, तो भाजपा इस मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव नहीं करा पाती है। बीना की जो हमारी विधायक जो लोकसभा चुनाव के टाइम चली गई थी भाजपा में, 5 महीने हो चुके हैं, अब तक आपने उनकी सदस्यता बरकरार रखी है, अब तक उनकी सदस्यता आपने खत्म नहीं की। जब आप बीना विधानसभा को मिलाकर 3 सीटों पर उपचुनाव नहीं करा पा रहे हैं अपर्णा जी, तो कहां से इनकी इस बात को बल मिलेगा। आज इन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड की तारीखों का ऐलान किया है। क्या ये चुनाव कश्मीर और हरियाणा के साथ नहीं हो सकते थे अपर्णा जी? तो भाजपा सिर्फ ऊपरी दिखावा करती है, हकीकत में भाजपा अंदर से काफी डरी हुई है। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करूं, आज ही इनके एक बड़े नेता वरिष्ठ विधायक अजय बिश्नोई जी ने इनको आईना दिखाया है। इनके सदस्यता अभियान के फर्जी वाड़े का उजागर के सोचिए, मतलब एजेंसियां फोन कर रही हैं नेताओं को कि आपके खाते में हम ज्यादा से जुड़वा देंगे, इतने का पैकेज दे दिए, बकायदा उन्होंने नंबर जारी किया है। अपर्णा जी, क्या इससे चिंताजनक बात कुछ हो सकती है? क्या राजनीति का इतना गिरता हुआ स्तर हमने कभी देखा है? आप किसी भी दल की बात कर लें, चाहे कांग्रेस की हो भाजपा की हो, लेकिन सदस्यता अभियान के लिए इतनी गंदगी हमने नहीं देखी। अभी कल ही की बात है, टीकाउन में सस्ता कराने, जहां का मैं हूं अपर्णा जी, सस्ता कराने के लिए बकायदा टी शर्टें बांटी जा रही थी कि भाजपा के सस बनिए, टी शर्टें पाइए। कुछ जगह हमने देखा कि सस्ता कराने के लिए मिठाई के डिब्बे बांटे जा रहे थे। कई जगह हमने ये भी देखा करेरा में कि मंडल अध्यक्ष सस्ता अभियान कराने जाते हो, जनता उनको भगा देती है, डांट डपट कर, गाली गलौज करके भगा देती है। तो ये इनकी हकीकत है जी। बाकी हम साफ कहते हैं, देखिए आपकी जो भी तैयारी अपनी हमको दिखती हैं, भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है, क्योंकि जनता के जनहित के मोड में तो आप है नहीं। जो आपने जनता से वादे किए थे, आपने अभी 2023 में शायद आप भूल गए कि 450 के सिलेंडर का आपने वादा किया था, आपने लाडली बहनाओं से 3000 का वादा किया था, वो तो हुआ नहीं, बल्कि लाडली बहनाओं से बलात्कार के मामले में प्रदेश नंबर 1 हो गया। आपने किसानों से वादा किया था कि 2900-3200 में आपकी धान और गेहूं खरीदेंगे, वो तो आपने किया नहीं, बल्कि उल्टा उन पर अब लाठियां बरसाने लगे। आपने चुनाव के प्रचार के लिए आरोप रहने दीजिए थोड़ा बहुत। अखिलेश भदौरिया जी, बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं होता, बीजेपी का काडर होता है, अनुशासित पार्टी बीजेपी की, लेकिन अब एजेंसी हायर कीजिए और सदस्य बनाइए, ये बात खुद अजय बिश्नोई ने कह दी है। क्या आपको लग रहा है कि असर पड़ेगा कुछ? शिवपुर जिले की बीजेपुर विधानसभा में होने जा रहे उपचुनाव में इस तरह की किसी भी बात का कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। एजेंसी अगर कोई बना रही है, सदस्य बना रही है, तो उसका यहाँ कोई विशेष प्रभाव नहीं है। यहाँ चूंकि उपचुनाव में रामनिवास रावत जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो पिछले 7 विधानसभा लड़ चुके हैं कांग्रेस से, इस बार वो बीजेपी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसलिए पूरी बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर पूरी ताकत झोंक रही है यहाँ, और उसी ताकत के तहत ये चुनाव हो रहा है। जी ठीक है। आलोक वत्स जी, एक तरफ मेंबरशिप ड्राइव बहुत तेजी के साथ फुल स्पीड में आगे बढ़ रही है, और दूसरी तरफ उपचुनाव को लेकर बीजेपी खुद कहती है कि हम एक चुनाव खत्म करते हैं, दूसरे चुनाव को शुरू कर देते हैं, तैयारियां उसकी। आप इन उपचुनावों में कैसे देख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की दावेदारी को? अर्पणा जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन इलेक्शन मोड में रहती है। उसके कार्यकर्ता, उसके नेता इलेक्शन मोड के लिए तैयार रहते हैं। उनको कोई नए सिरे से प्रिपरेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा बहुत तेजी ले आ देते हैं टुवर्ड्स द एंड, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली वो इलेक्शन मोड में रहते हैं। अब हरियाणा के चुनाव ने एक बात तो तय कर दिया है कि लोग एक स्थिर, मजबूत, बेदाग, घोटाले रहित सरकार के पक्ष में खड़े होते नजर आ रहे हैं। नहीं तो 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी और
जिस तरीके की बातें वहां लोगों ने की, दलित विरोधी है भाजपा, भाजपा बहन बेटियों का इज्जत नहीं करती है, किसानों को के ऊपर अत्याचार करती है, तो ऐसे लगता था कि कांग्रेस का हरियाणा में प्रचंड बहुमत आने जा रहा है। और सारे आपके जितने भी सर्वे आए उसमें भी कांग्रेस को आप लोगों ने लीड दिखाई। लेकिन जनता वहां की वोट ने यह सिद्ध कर दिया है, जनता मजबूत, स्थिर, घोटाले रहित सरकार के पक्ष में खड़ी रहना चाहती है, और वो वहां सिद्ध किया। रही बात मध्य प्रदेश की, तो वहां पर ऑलरेडी इनकी पकड़ बहुत मजबूत है, और जिस तरीके का प्रचंड बहुमत से ये वहां पर सरकार बनाए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बुधनी और विजयपुर में कहीं कोई इनको दिक्कत आनी चाहिए। आई थिंक इट विल बी अ केक वॉक फॉर देम इन बोथ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मुझे कोई खास ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि कांग्रेस को बहुत बड़ा टक्कर या कोई दूसरी पार्टी कोई बहुत बड़ा टक्कर इनको देने की स्थिति में है। बुंदेला जी मुस्कुरा रहे हैं। जी बुंदेला जी, क्या हुआ? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बिठाया अपन ने आलोक वत्स जी को, लेकिन वो तो ब्रजगोपाल लोहिया साहब से भी ज्यादा मजबूत प्रवक्ता निकले भारतीय जनता पार्टी के। वो तर्क हमारे लोहिया साहब भी मेरे मित्र, अगर सच्चाई जो वत्स साहब कह रहे हैं, अगर सच्चाई से विश्लेषण कर दिया कोई दिक्कत मैं हो गया, अगर सच्चाई से विश्लेषण कर दिया तो भाजपा का हो गया। मैं अभिनंदन करता हूं आपका कि कम से कम आपने इतना अच्छा विश्लेषण किया कि मतलब भाजपा का प्रवक्ता भी बोना साबित हो गया। धन्यवाद बस जी, अपन विवाद नहीं करेंगे। धन्यवाद। मैं इतना कहूंगा कि शायद ये भूल गए हैं कि जो भाजपा ग्वालियर अंचल में सिंधिया के जाने पर भी मजबूत नहीं हो पाई, भाजपा जब सिंधिया नहीं थे भाजपा में तब भाजपा ज़्यादा मजबूत थी। जिस दिन से सिंधिया भाजपा में गए हैं उस दिन से वहाँ निरंतर कमजोर हो रही है। जो उपचुनाव हुए, जो 9 सीटें हम जीते, 9 में से 8 सीटें हम ग्वालियर अंचल में जीते थे, याद हो आपको, 28 सीटों पर उस समय वहाँ हारी थी। खुद सिंधिया जी का जहाँ घर आता है, महल आता है, जहाँ से सतीश सिकरवार 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। हम 58 साल बाद सिंधिया के जाने के बाद ही वहाँ महापौर बना पाए। भूल गए शायद मुझे लगता वत्स साहब। और रामनिवास रावत जी की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है रामनिवास रावत का मंत्री पद की शपथ लेना एक मजाक बना था। उस दिन हम सबने देखा था पन्ना जी, पहले राज्य मंत्री अटके झटके, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, कुछ घंटों के बाद दोबारा शपथ हुई। शायद ये बहुत कम होता है। मुझे लगता है ऐसा ना हो इनका चुनाव भी मजाक बन के रह जाए। हम तो कहते हैं ना, रामनिवास रावत जी को जब आप ले गए हो, आप अच्छी बात है, आप कह रहे हो अब हम रामनिवास रावत जी के जाने पर भाजपा मजबूत हुई है। मतलब ये बात साबित हो गई कि भाजपा का कैडर, भाजपा का संगठन सब दिखावा है। मतलब कहीं ना कहीं आपका कैडर, आपका संगठन बिना दूल्हे की बारात है। ठीक है लोहिया जी, आप हमारे जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। देखिए, मैं तो अपर्णा जी बड़ा आश्चर्य करता हूं, जिस पूरे दल पर पूरा देश हंस रहा है, वो दल भी इस तरह से लोगों की के विषय में बात करता है, बड़ा आश्चर्यजनक है। मगर मैं एक बात आपसे कहता हूं कि लगातार मध्य प्रदेश का परिणाम इन्हें आगाह कर रहा है कि फर्जी मुद्दों से बाहर निकलिए, वास्तविकता पर आइए, जमीन पर आइए। 29-0 का परिणाम पहली बार आया। 163 सीट जनता ने हमें विधानसभा चुनाव में दी। आपके पास से केवल अकेले सिंधिया जी नहीं गए, सिंधिया जी के बाद की सूची भी तो देखिए कि आपके प्रदेश अध्यक्ष रहे सुरेश पचौरी जी छोड़कर चले गए, आपके कार्यकारी अध्यक्ष रहे रामनिवास रावत जी छोड़कर चले गए, और हजारों हजार कार्यकर्ता आपको छोड़कर चले गए। मैं एक बात बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हमारा चुनाव, जो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, वो अपने कार्यकर्ताओं के दम से लड़ रही है, अपनी विचारधारा के दम से लड़ रही है, और जनता से हमने जो वादे किए उनको पूरा कर रहे होंगे, तब तो हम लगातार जीत रहे हैं। 5 बार विधानसभा और 5 बार लोकसभा जीतना कोई साधारण घटना नहीं है। मगर यदि कभी किसी को एक विजय मिल जाती है, जिनका उल्लेख बुंदेला जी कर रहे हैं, यदि वो एक विजय आपको लगती है पर्याप्त है, तो मैं समझता हूं कि दिल को समझाने गालिब ख्याल अच्छा है। नहीं, और वो एक विजय पर सवाल नहीं उठाती है कांग्रेस पार्टी। जहां भी विजय मिलती है उस पर वहां पर ईवीएम गुनाहों से नापाक हो जाती है, पाक साफ हो जाती है, माफ कीजिएगा बुंदेला जी। कांग्रेस पार्टी कभी ये स्वीकार नहीं करती है कि उनका नेतृत्व अयोग्य हाथों में है, चाहे प्रदेश का हो चाहे देश का हो। ठीक है लोहिया जी, एक मिनट। हाँ, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर पचौरी जी चले गए, सिंधिया जी चले गए, कई सारे रामनिवास रावत जी चले गए, तो क्या हम कांग्रेस कार्यालय में ताला लगा दें? तो
क्या हम कांग्रेस का विलय करवा दें भाजपा में? क्या विपक्ष को खत्म कर दें? यही आपका, ये आपकी सफलता हो सकती है, लेकिन हम ये मानते हैं ऐसे गद्दारों, ऐसे अच्छा रहा ऐसे गद्दार चले गए, लेकिन मैं मानता हूं ऐसे नेताओं को ले जाकर ये आपकी असफलता है, आपकी असफलता लो साहब। ब्रजगोपाल जी, मैं देखिए ब्रजगोपाल जी, मुझे मालूम है मुद्दों की राजनीति करना चाहिए। ऐसे अगर आप नेता, एक तरफ आप कहते हो कि भाजपा कैडर आधारित पार्टी है, एक तरफ आप कहते हो कि भाजपा संगठन आधारित पार्टी है, देश की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और आप भीख के नेता ले जाते हो, उदार की जिंदगी ले कोई भी बात ना क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। कहीं ना कहीं क्या भाजपा सबसे कमजोर पार्टी है, अंदर से खोखली पार्टी, यानी कि बुंदेला जी, मैं आपसे नहीं, एक सवाल ये भी मेरा है कि आप मान रहे हैं कि एमपी में आप मजबूत टक्कर दे पाएंगे चुनावों में बीजेपी को? बिल्कुल बिल्कुल, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और सुनिए, बुधनी में भले ही हम 1,06,000 से चुनाव हारे हैं, लेकिन बुधनी में हमारे पास पर्याप्त कार्यकर्ता है 20 साल बाद भी, जबकि जहां का 18 साल व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा है शिवराज सिंह चौहान जी, उसके बावजूद हमारे पास पर्याप्त प्रत्याशी हैं, 3 से 4 प्रत्याशियों का पैनल है। और मैं बता रहा हूं, और बड़ी बात तो ये भी निकलकर सामने आ रही है कि इस बार कांग्रेस जो है वो दिल्ली से तय नहीं कर रही है, बल्कि टीम बुधनी भी जा रही है, लोकल स्तर पर भी लोगों से सलाह ली जा रही है कि कौन होगा उम्मीदवार। अपर्णा जी, एक चीज नोट कर लें, विजयपुर में भाजपा रामनिवास रावत फाइट में नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, फाइट कांग्रेस और बसपा में रहेगी वहां पर, भाजपा फाइट में नहीं है। अभी दावे से कह रहा हूं, पहली बार। अच्छा ठीक है, एक मिनट, कोई रणनीतिकार नहीं। अखिलेश जी से एक कमेंट ले लेती हूं मैं। अखिलेश जी, अपर्णा जी, यहाँ विजयपुर में सारा का सारा चुनाव जातिगत आधारित है। यहाँ अलग अलग जातियों का वोट बैंक है। कांग्रेस के पास अभी तक जो बात निकल के आ रही है वो एक आदिवासी जात का प्रत्याशी लगभग तय है, और आदिवासी समाज का यहाँ 75,000 वोट है। अब उस वोट के कास्ट होने के ऊपर चुनाव होता है। जो दूसरी जातियां हैं बहुमत में, वो यहाँ धाकड़ है, कुशवाहा जाति हैं और एससी समाज है। ये तीनों समाज कहीं ना कहीं यहाँ पीड़ित हैं, और अब तक विधायक, कांग्रेस से विधायक रहे रामनिवास जी से परेशान हैं। तो रामनिवास जी के लिए ये चुनाव कोई बहुत सरल नहीं है, केक वॉक नहीं रहेगा। अखिलेश जी, और जो बुंदेला जी कह रहे हैं यहाँ पर, जो बुंदेला जी कह रहे हैं कि बीएसपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होगा, बीजेपी तो कहीं फाइट में नहीं है, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही होगा। इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में चुनाव होगा, हार जीत चाहे जिसकी हो। लेकिन यहाँ जो जातगत समीकरण है वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। जो जाति किसी भी प्रत्याशी के प्रति साथ जाएगी, वही प्रत्याशी जीतेगा। जो एकजुटता दिखाएगी, यानी कि जो एकजुटता दिखाएगी वो वही प्रत्याशी जीतेगा, और जो बिखराव होगा वहां पर हार होगी। ठीक है, आलोक वत्स जी, आपसे एक कमेंट। देखिए, आजकल के दौर में ये जातिगत मामला सबसे ज्यादा हावी हो जाता है। जातिगत और धर्म, ये दोनों चीजें जिसको पॉलिटिक्स से बाहर होना चाहिए, ये पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा घर बनाए हुए हैं, और इसी के ऊपर सारा खेल होता है, और इसी के तहत हर पॉलिटिकल पार्टियां कि किस तरीके से इनको लुभा के अपने पाले में लाया जाए, चाहे इसके लिए जो करना हो। दे कैन गो बियॉन्ड एनी लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। कनेक्शन में ग्लिच है आपका। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। लोया जी, वो तो आपको फाइट में ही नहीं मान रहे सर, अवनीश बुंदेला जी तो। नहीं, वो तो हमें कैसे मानेंगे फाइट में? वो बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, 414 से 44 तक की यात्रा करी है, बड़ा उनका अपना एक इतिहास है, और किस तरह वो जीत को हार में बदल लेते हैं, ये जो उनकी खूबियां हैं वो उन्हें निश्चित हमसे बहुत बड़ा बनाती है। हमें क्यों वो फाइट में मानेंगे? क्योंकि उनके पास तो राजतंत्र की व्यवस्था है, हम लोकतंत्र में रहने वाले लोग हैं। मैं बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी
जाति और इस तरह की जो राजनीति है उसे छोड़कर बहुत आगे निकल चुकी है। हरियाणा के चुनाव परिणाम इसकी गवाही दे रहे हैं चीख चीख कर कि ये जातियों का जो इनका एजेंडा था वो जनता नकार चुकी है कि आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स अगर करेंगे तो जनता आपको करारा जवाब देगी। और मध्य प्रदेश में मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, दोनों चुनाव कांग्रेस को फिर उसकी हैसियत दिखाने वाले होंगे कि आप कहां खड़े हैं, क्योंकि फर्जी मुद्दे, बिना समर्पण का कार्यकर्ता और राजनीतिक नेतृत्व में दृष्टि का अभाव, कांग्रेस के पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि जनता उनसे जुड़े और उन्हें अपना वोट दे। उनको अपना भाग्य उनके हाथों में सौंपे, कोई कारण नहीं दिखाई देता। जिसके पास प्रदेश अध्यक्ष ने स्वयं अपनी कार्यकारिणी 10 महीने में घोषित नहीं कर पाए हैं, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? बताइए बुंदेला जी, अब तक आपकी टीम नहीं बन पा रही है जीतू पटवारी जी की, तो क्या ही तय कर पाएंगे वो, ये सवाल उठ रहा है। देखिए हमारी टीम बने ना बने, लेकिन हम सड़कों पर निरंतर हैं, हम जनहित की बात कर रहे हैं, हम लाठियां खा रहे हैं, हम वाटर कैनन की मार झेल रहे हैं। अगर हमारी टीम बन जाए, अगर ये कल एलपीजी सिलेंडर 450 का दे दें, हम आज घोषित कर देते हैं। अगर ये 2.5 लाख संविदा कर्मियों का संविदा कल्चर खत्म कर दें, हम कल अपनी टीम घोषित कर देते हैं। अगर ये अरे कृपया लोया साहब प्लीज, लोया साहब ये गंदगी मत फैलाओ। जिसकी घोषणा आप करें, जिसकी घोषणा आप करें बहकाने का और भड़काने का। ठीक है, इतना ही समय था मेरे पास। बहुत धन्यवाद एमपी की मार डिबेट में आप सभी का शामिल होने के लिए। और सवाल यही है कि उपचुनाव को लेकर सभी के दावे अपने अपने हैं, दावों पर खरा कौन उतरता है देखना होगा। धन्यवाद आप सभी का शामिल होने के लिए, और खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए।